जियोमॉर्फोलॉजी में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्शनल करंट्स है ना? हाँ, उससे पहले हमने देखा था क्या? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक। हाँ, देखिए उससे पहले हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उससे पहले हमने पढ़ा था अर्थ, उनका इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है ना? हमने इंटीरियर अर्थ पढ़ा। हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या देखा था? हमने देखा अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, वही कहा था ना हमने। सबसे पहले जो टॉप वाली लेयर है दैट्स कॉल्ड क्रस्ट, और फॉलोड बाय मेंटल, फॉलोड बाय कोर, ठीक है ना? उसके बाद हमने कहा क्रस्ट जो होता है ये क्या होता है? हॉट रॉक्स का बना होता है, ठीक है ना? वही कहा था ना हमने। उसके बाद हमने कहा जो मेंटल होता है, अपर वाला मेंटल क्या होता है? जहां पे हमने इस तरह से फिर को देखा था, ठीक है? वो मोल्टन मटेरियल का हमने देखा था, ठीक। हाँ, उसके बाद हमने कहा था जो कोर होता है, आउटर कोर और इनर कोर, ड्यू टू हायर प्रेशर की वजह से इनर कोर क्या होता है? सॉलिड में होता है, आउटर कोर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। हाँ, उसके बाद हमने ये कहा था आपको, जैसा हम डाउन चले जाएंगे, एज वी मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम क्रस्ट टुवर्ड्स मेंटल कोर, ठीक है ना, प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, यही कहा था ना हमने। हमने कहा जो टॉप वाली लेयर होती है क्रस्ट की, दैट्स कॉल्ड सॉइल, वही कहा था ना हमने। उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं, ठीक है। सॉइल हाँ किस किस से बना होता है? 3 कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है। अगर हम इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हमने कहा इसमें सैंड होता है, इसमें सिलेट होता है, इसमें क्ले होता है, वही कहा था ना हमने। अब डिपेंड करता है सैंड कितना होगा। अगर सैंड कंटेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्ले, अगर सैंड कंटेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, यही पे डिसाइड करता है क्या ये सॉइल किस टाइप की होगी, ठीक है ना। इसमें सैंड होता है प्लस सिलेट होता है प्लस क्ले होता है, ठीक है। क्ले ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? वो हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन्स जहां डिपॉज, क्या उस सॉइल को क्या कहते हैं हम? ऑलिवियम, हाँ ऑलिवियल या ऑलिवियम सॉइल, ठीक है ना। अगर हम सैंड ज्यादा होगा तो एरिड बन जाएगा, इन बिटवीन में होगा तो सेमी एरिड बन जाएगा, कम होगा तो लोमी टाइप की सॉइल होगी, ठीक है, या क्लेई टाइप की सॉइल होगी, ठीक। हाँ, हमने कहा सॉइल भी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ, ठीक है। ये भी बिहेव करता है लाइक ए लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ओल्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। इसको हम फिर क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ये फिर से रीग्रोथ करता है, ठीक है ना। हाँ, फिर से रिटेन करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को वगैरह, फिर से कैपेबल बनती है, एलिजिबल बनती है टू ग्रो क्रॉप्स, यही कहा था ना हमने। हमने कहा था अगर हम क्रस्ट की बात करेंगे, उसके पहले हमने कहा था टॉप वाली लेयर होती है क्रस्ट, फॉलोड बाय मेंटल, उसके बाद कोर, यही कहा था ना। हाँ, हमने कहा जब टॉप मोस्ट क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे, जब हम मेंटल की टॉप वाली लेयर को लेंगे, खाली मेंटल की जो टॉप वाली लेयर होती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एस्थनोस्फीयर, the above layer of the mantle, almost इसकी थिकनेस अप टू मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। हमने कहा जब हम क्रस्ट, उसके बाद अपर पार्ट ऑफ मेंटल लेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, इट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर। आगे जब हम प्लेट्स पढ़ेंगे ना, वो इसी लिथोस्फीयर वाले प्लेट्स होते हैं, ठीक है ना। जब हम आगे प्लेट्स पढ़ेंगे ना, वो इसी लिथोस्फीयर के वो प्लेट्स होते हैं, ठीक। हाँ, उसके बाद हमने कहा था उसके बाद आएगा मेंटल, उसके बाद आएगा कोर, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अल्फ्रेड वेगनर के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमने कहा एक थ्योरिस्ट थे, एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, कहाँ के थे? जर्मन के थे, ठीक है ना। इन्होंने 1912 में हमें क्या कहा? कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं, वो मूव अपार्ट हुई है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ये ना, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुई है, ठीक है। इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, क्योंकि इसमें रीजनस उन्होंने कहा था। जब उसने कोल को कहाँ देखा? पोलर वाले रीजनस में देखा, ठीक है। जब उसने आइस को देखा, ग्लेशियर्स को देखा, कहाँ? ट्रॉपिकल वाले जोन में, उस इक्वेटर वाले रीजनस में। तो इसने कहा ना, इक्वेटर वाले रीजनस में एटलीस्ट आइस तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो आइस मास का एरिया है नहीं, यहाँ ग्लेशियर्स कैसे आ गए? इसी तरह वो पोलर वाले रीजन में जब उसको कोल मिला, वो भी काज ऑफ कंसर्न बना, ठीक है ना, क्योंकि वहां डाइवर्सिटी तो उतनी ज्यादा होती नहीं है, ठीक है ना। कोल्स कैसे बनते हैं? जब ये प्लांट्स ब्यूरी होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है। उसने कहा पोलर्स में तो इतनी डाइवर्सिटी नहीं होगी पहले, ठीक है।
हाँ, अभी तो इतनी डाइवर्सिटी, दैट मीन उसने कहा ये जो इक्वेटर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न, दैट मीन ये स्टडी कोई पोजीशन ये मूव अपार्ट हुई है, यम छन बराबर यतना सन विकीनस जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स है अर्थ पे, ये पहले नहीं होंगे, ठीक है, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की होगी। तो उसने हमें एक थ्योरी दी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। उसने वहां समझाया हमें कि जो पूरा अर्थ था ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, जो पूरा अर्थ था वो क्या था, सिंगल कॉन्टिनेंट था, नेम्ड एज पेंजिया। उसके बाद इस पेंजिया को क्या हुआ, ये ब्रोकन डाउन हुआ दो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में। नॉर्दर्न का क्या नाम था, ल्यूरेशिया, ठीक है ना, और साउदर्न का क्या नाम था, गोंडवाना था, वही है ना। उसके बाद इसने कहा ये जो ल्यूरेशिया या गोंडवाना ये फिर से क्या हुए, फर्दर हो गए, ठीक है ना, सब डिवाइड हो गए, ठीक है। इसने कहा ये जो ल्यूरेशिया ये किसमें हुआ, ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। उसके बाद एशिया, ये यूरेशिया वाला पार्ट है ना, ल्यूरेशिया जिसको यूरेशिया वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ये जो अमेरिकाज है ये मूव अपार्ट हुई है टुवर्ड्स वेस्टवर्ड्स, वही कहा ना, ये जो अमेरिकाज है ये मूव हुई है वेस्टवर्ड्स और बीच में ओपन हुआ क्या, अटलांटिक ओशन, यही कहा ना इसने। हाँ, उसके बाद इसने क्या कहा, ये जो अफ्रीका है और एशिया है ये नॉर्थवर्ड्स मूव हुई है, वही कहा ना इसने। और यहाँ पे ओपन क्या क्या हुआ, इंडियन ओशन हुआ है, ठीक है ना। और हमारे पास जो पहला वाला जो वो था, क्या नाम था उसका, सी का, वो आज कन्वर्ट हुआ है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए अगर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, हमें सबसे पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ठीक है, उन्होंने कहा था अर्थ के 3 मेजर लेयर्स होते हैं, ठीक है, वही कहा था इन्होंने। पहला वाला लेयर सियाल का बना होता है, वही है ना। उसके बाद सीमा, बाद में वो निफी लेयर निकल और फेरस का है, वही कहा था ना उनने कहा था पहला जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट होता है किसका बना होता है, सियाल का होता है ना, सियाल या सीमा का। इन्होंने कहा था ये जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट होता है ये किसका बना होता है, सियाल का बना होता है। उसके बाद नीचे वाला जो है ना ओशन फ्लोर जो होता है, ये जो ओशन फ्लोर है ये किसका बना होता है, सीमा का बना होता है। और बाद में बाकी जो लेयर्स होते हैं आइए वो निकल और फेरस के होते हैं, ठीक है ना। यही कहा था ना उन्होंने कहा पहला वाला जो हमारे पास लेयर होती है वो सियाल की होती है। उनका ये मानना था जो ये कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये ओशन पे फ्लोट करते हैं, यही था ना उनका क्या मानना था, जो ये कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये किस पे फ्लोट करते हैं, ओशन पे, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स लाइटर होते हैं, ओशंस क्या होते हैं, डेंसर होते हैं, हेवियर होते हैं, यही था ना उनका कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हमारे पास एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा भाई ये तो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये ओशन पे फ्लोट नहीं करते, हाँ ये फ्लोट करते हैं किस पे, स्टेनोस्फीयर पे, ठीक है। दैट मीन्स बहुत कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज जो हमारे पास क्या होते हैं ओशंस है, ठीक है ना। दैट मीन ये दोनों फ्लोट करते हैं, लेकिन ये किस पे फ्लोट करते हैं, स्टेनोस्फीयर पे। हमने जो देखा था किसका, मेंटल की जो टॉप वाली लेयर होती है, ठीक है ना। फिर उन्होंने हमें कहा ये नहीं, 2 ही लेयर्स नहीं है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है। फिर हमने देखा ये इंटरन डिवाइड होते हैं अपर और लोअर में, ठीक है ना, जहां पे हमने डिफरेंट वो कनेक्टिविटीज भी देखी थी ना, डिफरेंट कनेक्टिविटीज। उसका मतलब अगर आप देखोगे हमारे पास जो अर्थ के इंटीरियर के पास जो नॉलेज है इंटीरियर के बारे में हमें, क्योंकि अगर आप देखो ना अर्थ की जो रेडियस है दैट इज मोर देन 6000 किलोमीटर, है ना। अर्थ की जो रेडियस है ना दैट इज मोर देन 6000। इज इट पॉसिबल कि हमें वो 6000 तक की नॉलेज पता चलेगी, हम डायरेक्टली वहां जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर आप देखोगे ह्यूमन्स ने जो खुद जाके अप्रोच किया है, हम गए, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट, या हम हार्डली 3.5 किलोमीटर डीप गए हैं, जहां पे हमने डग आउट किया है, वो डीप डगिंग की है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट पे अगर आप ओशंस पे देखोगे, वहां पे हमने ड्रिलिंग की है, ओशन ड्रिलिंग जिसको हम कहते हैं, यहाँ हम 12 किलोमीटर तक नीचे चले गए हैं, बात समझ में आई। लेकिन हम मेंडल और कोर देखो कहां तक, 5957 किलोमीटर है ना, 6000 बियॉन्ड तक हम मेंशन करते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, कोर की बात करते हैं, हम तो स्टेनोस्फीयर को ही कहते हैं, ये अप टू 200 किलोमीटर तक है ना।
उसका मतलब है हमारे पास जो सोर्सेस है जहां से हमने ये नॉलेज गेन की है वो हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेस है, हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेस, क्योंकि डायरेक्ट सोर्सेस मैंने कहा ना, हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्टिनेंट्स को जहां हम सबसे डीप चले गए वो 3.5 किलोमीटर तक चले, क्योंकि नीचे इतना प्रेशर है वहां पे सर्वाइवल पॉसिबल, वहां टेम्परेचर और प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है, वहां हार्ट अटैक हो जाएगा, बंदा कैसे चला जाएगा वहां पे, ठीक है ना। और उसके बाद जो ओशन ड्रिलिंग हमने की है, ठीक है, जो डीपेस्ट ड्रिलिंग हमने ओशंस में की है वो हमने 12 किलोमीटर तक की है। कहां तक की है? उसका मतलब है हमारे पास जो डायरेक्ट सोर्सेज है इंफॉर्मेशन वो हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज से हेल्प लिया है, जहां से हमने ये कहा कि कोर कैसा हो सकता है, मेंटल ये हो सकता है, स्टेनोस्फीयर में ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर आप देखोगे हमने अर्थक्वेक से थोड़ा है ना, अर्थक्वेक से वहां हमने हेल्प लिया है, या वॉल्केनोज, मीटियोर से। दीज आर डिफरेंट सोर्सेज जहां से हमने इंफॉर्मेशन गेन की है, व्हाट विल बी देयर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी देयर इन द इंटीरियर ऑफ, ठीक है ना। इवन कि अगर आप वॉल्केनोज की बात करोगे, वॉल्केनोज मैंने कहा ना, जो एक्टिव साइट ऑफ वॉल्केनोज होते हैं या अर्थक्वेक्स होते हैं, वो कौन सा साइट होता है? वही स्टेनोस्फीयर है ना। दैट इज हार्डली अप टू सम 200-300 किलोमीटर्स। वॉल्केनोज भी वहीं से रिलीज होते हैं ना, स्टेनोस्फीयर से। हाँ, उसका मतलब है अगर आप देखो थोड़ा हमें अर्थक्वेक्स ने थोड़ा हेल्प किया है, अर्थक्वेक्स ने हमें ये बताया कि कोर क्या हो सकता है, ठीक है, मेंटल कैसा हो सकता है, क्या डेंसिटी वेरी होती है या नहीं। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स को स्टडी किया, यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उन वेव्स को हमने जब डिफरेंट डेंसिटीज में पास करवाया तो हमें वहां पे क्या रिफ्रैक्शन मिली या डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले, जहां से हमें पता चला क्या ये डेंसर हो सकता है, एज वी मूव डाउनवर्ड्स क्या डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि जब भी मीडियम डेंसर होगा ना तो वेव डिफरेंट कैरेक्टर शो करता है ना। जब भी मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, तो वेव क्या करती है, डिफरेंट कैरेक्टर शो करती है। हमारे पास वेव्स है जो खाली, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करेंगे, ठीक है, वो किस मीडियम के वाया पास होती है? थ्रू ऑल मीडियम्स होती है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑल मीडियम्स के वाया पास होती है, ठीक है। हमारे पास कुछ वेव्स है जैसा कि साउंड वेव्स है, हर किसी मीडियम में पास होती है ना, लेकिन कुछ वेव्स होती है जो किसी स्पेशल सॉलिड्स के वाया पास होती है, ठीक है, कुछ डिफरेंट मीडियम्स के वाया पास। तो वहां से हमें पता चला कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं, वहां से हमें पता चला कि ये जो कोर है क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड, गैसियस तो नहीं होगा, गैसियस तो, क्या ये सॉलिड है या लिक्विड है, क्या डेंसिटी वेरी होती है, कितनी वेरी होती है, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा जैसा हम डाउनवर्ड्स मूव करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, एज वी मूव डाउनवर्ड्स डेंसिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स अर्थक्वेक, दैट इज अर्थक्वेक, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स था जहां से हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन की। और मैंने कहा ना जियोग्राफी से अप्लाइड नॉलेज है ना, यहाँ पे अभी भी 90% से ज्यादा एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट लिखिए अर्थक्वेक्स। यहां तक हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक, थोड़ा इसको रिलेट करने के लिए। अर्थक्वेक हम किसको कहते हैं? इट इज सिंपली शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना। कौन सा इवेंट है, क्या ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल? इट इज नेचुरल इवेंट, है ना, इट इज नेचुरल। तो हम कह सकते हैं इट इज सिंपली शेकिंग ऑफ अर्थ। हाँ लिखिए, सिंपली मीन शेकिंग ऑफ अर्थ। सिंपली मीन्स शेकिंग ऑफ अर्थ। क्या है ये? इट्स ए नेचुरल इवेंट, है ना। और कैसे होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ, एंड इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी।
और एनर्जी इज रिलीज्ड वाया, यहां पे आप लिख सकते हो एंड इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स वाया फॉल्ट, वाया एंड इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी. And is caused due to release of energy via fault, which generates waves. Release of energy से क्या होगा, ये generate क्या करेगी, waves, which generates waves. Which travel in all directions. Which travel in all directions. हमने कहा अर्थक्वेक सिंपली होता है शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है ना. ये एक नेचुरल इवेंट होता है. क्या होता है, कोई आर्टिफिशियल इवेंट नहीं होता है, ठीक है. ये होता कैसे है, ड्यू टू रिलीज ऑफ, ये एनर्जी रिलीज की वजह से, और वो एनर्जी रिलीज होती है फॉल्ट, एक गैप के वजह, ठीक है. हाँ, जिसको हम कैविटी कह सकते हैं, बट अच्छा टर्म जो है ना हमारे यहाँ पर दैट्स फॉल्ट, दैट इज. हाँ, और वही एनर्जी ट्रेवल करती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस में, इन डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है ना. हाँ, अब यहाँ पे ख्याल रखना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं. क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होती है, ठीक. एक होता है जहां से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, हम कहेंगे ये हम फॉल्ट लेंगे, ठीक है ना. एक होता है जहां से रिलीज, इसको हम कहते हैं फोक्स, क्या कहते हैं, यहां इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं. जहां से क्या होगी, आप ख्याल रखो, मैं लिखाऊंगा एनर्जी इज रिलीज्ड. उसके बाद जहां पे इसको सबसे पहले, जहां पे सबसे पहले ये पूछेगी ना, जहां इसको सबसे पहले स्टडी किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा, या हम कहेंगे द पॉइंट विच लाइज अबव द फोक्स, दैट्स कॉल्ड एपिसेंटर. जहां ये तबाही मचाता है, ठीक है ना, जहां सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया जाता है ना, जहां पे क्या किया जाता है, फर्स्ट रिपोर्टेड, और हम कहेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वर, ठीक है ना. या हम कहेंगे द पॉइंट विच लाइज इमीडिएटली अबव द फोक्स, दैट्स कॉल्ड एपिसेंटर, ठीक है ना. दैट मींस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फोक्स और हाइपोसेंटर. लिखिए क्या लिखा, द पॉइंट वायर एनर्जी इज रिलीज्ड, ऐसे लिखो, द पॉइंट वायर एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोक्स और हाइपोसेंटर. द पॉइंट वायर एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड, जहां से एनर्जी, हम अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. इट इज सिंपली रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है. दैट एनर्जी गेट्स रिलीज्ड वाया फॉल्ट. फॉल्ट इज नथिंग, इट इज अ कैविटी, इट्स अ गैप, ठीक है ना. हाँ, आगे समझेंगे हम प्लेटेक्स वो कैसे हो जाता है, ठीक है ना. हाँ, ठीक. हमने कहा जहां एंड इट कॉजेस, इट्स अ शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है ना. हमने कहा जहां से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को कहते हैं फोक्स और हाइपोसेंटर, ठीक है ना. और जहां सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया जाता है, स्टडी किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एपिसेंटर, ठीक है ना. हाँ, आगे लिखिए क्या लिखा, द पॉइंट वायर एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोक्स और हाइपोसेंटर. और क्या होगा, हमेशा होगा इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना. जो ये फोक्स है ना, ये हाइपोसेंटर है, इट्स ऑलवेज इनसाइड द अर्थ. इसको लिखो, इट्स ऑलवेज इनसाइड द अर्थ. It's always inside the earth. It's always inside the. Next point लिखिए, the point which receives energy first. The point which receives energy first. The point which receives energy first, or lying near the forks. Or lying near the forks, or lying near the forks is called epicenter. Is called epicenter, and lies always on the surface. And lies always, forks होगा inner, है ना, within the earth. ये होगा ऑन द सरफेस, ठीक.
और यह बात यहाँ पे क्लियर याद रखना, ठीक है, जितने भी ये इवेंट्स है ना, मैंने कहा चाहे वो वॉल्केनोज हो चाहे अर्थ को, ये कहाँ पे हो जाता है, ये ऑल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस विद इन दैट एस्थेनोस्फीयर, ठीक है ना। हाँ बात समझ में आई, हाँ ये याद रखना। अब यहाँ पे जो वेव्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। देखिए अर्थक्वेक वेव्स, देखिए नेक्स्ट, दे आर ऑफ टू टाइप्स। इसको मैं रफ कर लूं, earthquake waves are of two types. एक होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी, ठीक है ना। यहाँ ऐसे लिखो बॉडी एंड सरफेस, सॉरी लिखो बॉडी, आगे मैं दिखाऊंगा, पहले लिखो बॉडी वेव्स, दूसरा लिखो सरफेस वेव्स। पहले लिखो बॉडी वेव्स, दूसरा, जैसा हमने यहां पे कहा ना, अगर हम ये लेंगे, क्या लिया हमने इसको, फोक्स, ठीक है ना। जब यहां से एनर्जी रिलीज हो, पहले ये बॉडी में ट्रेवल करेगी ना यहाँ पे, यही जाके ऊपर सरफेस पे आ जाएगी ना, फिर पहले ये बॉडी में ट्रेवल करेगी ना। हाँ पहले लिखो बॉडी वेव्स जो विद इन बॉडी होंगे। बॉडी वेव्स कहां पे जनरेट होंगी, फोक्स पे, है ना, हो जाएंगे ना वहीं फोक्स पे। देखिए जनरेटेड एट द फोक्स और हाइपोसेंटर। बॉडी वेव्स कहां पे जनरेट होंगी, फोक्स और हाइपोसेंटर। जनरेटेड एट द फोक्स और हाइपोसेंटर। travels in all directions, travels in all directions within the body, travels in all directions within the body, travels in all directions within the body. Next point लिखिए, the velocity of the wave is directly proportional, the velocity of the wave is directly proportional to the density of the material. The velocity of the wave is directly proportional to the density of the material. The velocity of the wave is directly proportional to the density of the material. They are best source to study. They are best source to study the layered structure of the interior of Earth. They are best source to study the layered structure of interior of Earth. हमने कहा हमारे पास दो टाइप्स की वेव्स है। सबसे पहले जो बॉडी में जनरेट होंगे उनको हम सिंपली कहेंगे बॉडी वेव्स, ठीक है ना। जो बॉडी में होंगे दैट इज फ्रॉम फोकस से जनरेट हो जाएंगे, सिंपली, है ना। और ये डिपेंड करेगा, इनकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगा किस पे, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट, अगर आप देखो written down that these waves are traveling in all directions, then why do you have only one like hypocenter? That means they are generated from, एक्चुअली देखिए मैं आगे समझाऊंगा, हमें प्लेट टेक्टोनिक्स में समझना है, क्योंकि सबसे पहले कहीं ना कहीं कोई वो एरिया तो क्रिएट होना चाहिए जहां से ये रिलीज हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। हमारे पास जो एस्थेनोस्फीयर होता है ना, ये पूरा वही एक्टिविटीज होती है। जब तक ना फॉल्ट मीन्स गैप क्रिएट हो जाती है, चाहे वो प्लेट्स पास आ जाए चाहे वो आपस में दूर चले जाए, ठीक है। हम कहेंगे आगे जाके समझेंगे कन्वर्जेंस किनको कहते हैं, डाइवर्जेंस। प्लेट का काम होता है या तो वो कन्वर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच में क्या हो जाएगी, गैप क्रिएट हो जाए जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई दे नीड फॉल्ट। जब तक ना फॉल्ट होगा ये रिलीज कहां से होगा, उसके बाद। हाँ कैरेक्टर में सर डायरेक्शन जो है ना वो प्रिसाइज डायरेक्शन नहीं होते, ये स्कैटर्ड होती है वेव, ठीक है। पार्टिकुलर कैरेक्टर इसका होता है जहां से फॉल्ट हम समझते हैं कि वहीं से ऊपर चला गया, क्रस्ट पे हमें फील हो गया, अर्थक्वेक हो गया किसी जगह पे। लेकिन वेव कैरेक्टर है जब फॉल्ट क्रिएट हो गया, इट इज हैविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल। ओके, तो हमारा जो एपिसेंटर है अर्थ पे वो डिफरेंट एरियाज में होना चाहिए ना सर।
एक्चुअली देखो होता क्या, एपिसेंट्रेशन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा, ये पहले पॉइंट क्लियर करना, ठीक है। एक वाइडर जियोग्राफिकल एरिया होता है, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा एरिया है ना, इसीलिए हम पॉइंट्स में यहाँ ड्रॉ करते हैं। इट विल नॉट बी एक स्पेसिफिक पॉइंट जहां पे ये एक वाइडर जियोग्राफिकल एरिया होता है। जैसा कि लास्ट टाइम हम बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट टाइम अर्थक्वेक हुआ, हमने कहा पूरा हिंदू कुश रेंज इसका एपिसेंटर है। हमने ये नहीं कहा अफगानिस्तान का जो कंधार है वो एपिसेंटर है। हिंदू कुश इज अ माउंटेन रेंज, जो हिमालयन रेंज है, जो 100,000 ऑफ किलोमीटर इसमें है। बात क्लियर हुई, क्योंकि ये वेव है, इट्स नॉट। अब यहां हम मेंशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम पूरे अर्थ को कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम पॉइंट्स लेते हैं यहां। हैव यू गॉट इट क्लियर? हाँ, ओके, आगे लिखिए। बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, इसको लिखिए, बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक हमारे पास है प्राइमरी वेव, इसको हम कहते हैं पी वेव। बॉडी वेव आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट लिखो पी वेव, दूसरा लिखो एस वेव। पी वेव एंड एस वेव। ये जो बॉडी वेव्स हैं, ये इंटरन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है पी वेव, दूसरी क्या होती है, एस वेव। पी वेव ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी वेव और प्रेशर वेव्स, इनको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी वेव्स और इनको कहते हैं प्रेशर वेव्स। पी वेव और प्राइमरी वेव और प्रेशर वेव्स। क्लियर? आगे लिखिए, दे आर फास्टेस्ट ऑफ ऑल वेव्स। दे आर फास्टेस्ट ऑफ ऑल वेव्स। They are fastest of all waves and are first recorded on the surface. जो प्राइमरी वेव्स है क्या है, फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ऑन द सरफेस, फास्टेस्ट, फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they are fastest of all and first recorded on the surface. They are similar to that of sound waves. They are similar to that of sound waves. जो साउंड वेव्स है ना, वो हर किसी मीडियम के वया पास होते हैं ना, ठीक है ना। जो साउंड वेव्स है, चाहे आप ऐसे किस में, लिक्विड मीडियम में भी करो ना, तो वहां से भी आवाज आ जाती है, ठीक है। हाँ, बाहर सरफेस में तो आती है वाया गैसेस, ठीक है। इसलिए दे आर, क्या लिखा आप लोगों ने, दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ एंड पासेस थ्रू ऑल मीडियम्स, वेदर सॉलिड, लिक्विड और एंड पासेस थ्रू ऑल मीडियम्स। एंड पासेस थ्रू ऑल मीडियम्स, दैट इज थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय दीज वेव्स, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय दीज वेव्स और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। वाइब्रेशन कॉज्ड बाय दीज वेव्स और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ऐसी होंगी ना इनकी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। सपोज एग्जांपल हम कहेंगे, जो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन की एग्जांपल क्या है, अगर हम कहीं पे लाइन पे खड़े होते हैं ना, ठीक है ना, हम लाइन पे बैठे हैं, मैं सबसे लाइन के पहले में हूं, ठीक है ना, चूंकि फॉर्म वगैरह भरने विजिलेंस लाइन ही मुझ खड़ा चिकन, ठीक है। जो लास्ट वाला हमें पुश करता है ना, वो यहां तक फील होता है, फर्स्ट वाले तक। बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन टू द प्रोपिगेशन, है ना, वो पैरेलल होता है, ठीक है। अगर ये यतनसन वापस करना, पुश एंड वाला फील करेगा, ठीक है ना। दैट्स इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ठीक। हाँ, आगे लिखिए, जो सिंपली जहां पे क्या वो ना, वो पर्सन टू पर्सन वो ट्रेवल होती है, एक बंदे के बाद दूसरे बंदे, तीसरे बंदे, ठीक है। दैट इज सिंपली कॉल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, thus these waves have nature of longitudinal waves. Thus these waves have nature of longitudinal waves.
हमने कहा प्राइमरी वेव्स पी वेव्स और इनको हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, ठीक है ना। हमने कहा सबसे पहले जिन वेव्स को हम रिकॉर्ड करते हैं ना वहाँ सीस्मोग्राफ कहते हैं ना उसको। यहाँ सरफेस पे हम जब सबसे पहले जिन वेव्स को देखते हैं दे आर प्राइमरी वेव्स, ठीक है ना। ये ट्रैवल करते हैं हर किसी मीडियम के वाया, क्योंकि इनका करेक्टर होता है लाइक साउंड वेव्स का, ठीक है ना। इसीलिए आपको हर मीडियम के वाया ये पास होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोपिगेशन इनकी क्या होती है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, हाँ आगे लिखिए नेक्स्ट। इसलिए इनको हम इनका कुछ करेक्टर होता है दैट इज और लॉन्गिट्यूडनल वेव का करेक्टर होता है इनका, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एस वेव्स, सरफेस वेव्स और एस वेव्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी, या इनको शीर वेव्स भी कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं या शीर वेव्स भी कहते हैं। इनको कहते हैं सेकेंडरी also called as secondary और हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए these waves reach on the surface with some time lag, ये थोड़ी देर के बाद पूछते हैं वहां पे ना, with some time lag। these waves reach on the surface with some time lag, with some time lag। विद सम टाइम लैग, क्योंकि प्राइमरी वेव्स पहले पहुंचती है उसके बाद ये वेव्स वहां पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। हमने कहा पी वेव्स हर मीडियम के वाया पास होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स ये किस मीडियम के वाया पास होते हैं, ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वाइब्रेशन कॉज्ड बाय दीज वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। वहां लिखा था ना पैरेलल, यहां लिखना परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। क्या लिखा, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय दीज वेव्स इज और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, वो जो हम स्ट्रिंग फेंकते थे ना ऐसे, वो जो रस्सी हम यहाँ अगर दो बंदे पकड़ेंगे ना उसको हम ऐसे करेंगे ना, वो ऐसे करते ना आप क्रस्ट एंड ट्रास बनाता है, बात समझ में। या अगर हम पानी में कुछ पत्थर वगैरह फेंकेंगे वहां से जो वेव्स जनरेट होती ना उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, वहां जो वेव्स जैसे क्रस्ट एंड ट्रास क्रिएट होती है, ठीक है ना। हाँ, thus these waves have transverse nature, thus these waves have transverse nature। और यहां से प्री में अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। and thus these waves have transverse nature। क्लियर, पी वेव एंड एस वेव क्लियर हुआ ना। हाँ, आगे लिखिए सरफेस वेव्स। नेक्स्ट, अच्छा मैंने सरफेस में लिखा, ये एस वेव का था ना, सॉरी जो एस वेव। नेक्स्ट है सरफेस वेव। अब जो ये बॉडी वेव्स है ना, पी वेव और एस वेव, यही जब क्या करेंगे सरफेस के साथ आ जाएंगे, आएंगे ना सरफेस पे, वहां पे जो ये वेव्स जनरेट करेंगे ना दे आर कॉल्ड सिंपली सरफेस वेव्स, ठीक है ना। पहले ये बॉडी वेव्स बॉडी में चल के आएंगी ना सरफेस तक, हाँ यही लिखो, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स and generate new set of waves। The body waves interact with the surface rocks and generate new set of waves called surface waves। The body waves interact with the surface rocks and generate new set of waves called surface waves। अब ये वो वेव्स होंगे जो हम सबसे लास्ट पे रिपोर्ट होगा, ठीक है ना, होगा ना कॉमनली, क्योंकि जब ये बॉडी वेव्स वहां सरफेस तक आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ लिखिए, द सरफेस वेव्स और द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीस्मोग्राफ, ठीक है ना। द सरफेस वेव्स और द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन
सीज्मोग्राफ। वो ग्राफ जहां से हम इनकी इंटेंसिटी को स्टडी करते हैं, दैट्स कॉल्ड, है ना, हम उसी पे देखते हैं ना इनका जो ग्राफ, जैसा कि हमें कार्डियो के पास जाता है, ठीक है ना, वो हमें क्या देता है, वो कार्डियोग्राफ होता है ना, कि हम बीट्स को चेक करेंगे, यहाँ पे हम क्रस्ट स्टार्स को चेक करते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सीज्मोग्राफ, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज वेव्स आर, अब जो ये सरफेस वेव्स है ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं, यही डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, ठीक है ना। बॉडी वेव चूंकि विद इन बॉडी है ना, अगर आप परसों की बात कर देखेंगे, जो हाल ही में ना, रमजान था उस टाइम, नहीं रमजान से पहले जो हुआ था, अच्छी खासी हमने रिचर्ड, हम आगे देखेंगे वो स्केल्स क्या होते हैं, हाँ, उस पर हमने कहा था कि उन्होंने कहा इसकी इंटेंसिटी 7.6 समथिंग थी, वही थी ना, बट चूंकि उसका फोक्स था 186 किलोमीटर बिलो द, ठीक है ना, उसका जो फोक्स है ना वो बहुत डेप्थ में था, एज कम्पेयर जो हमारा 2006 का हुआ था, 5-6 का हुआ था, वो सम 32-37 किलोमीटर में उसका फॉल्ट क्रिएट हो गया था, ठीक है ना। वो डाइवर्जेंट प्लेट की वजह से होगा, मे बी ये, क्योंकि अर्थक्वेक्स के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, इट मे बी बिकॉज ऑफ यहाँ की वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी होगा, कहीं पे माउंटेन्स फोल्ड हो जाते हैं उसकी वजह से होगा, ठीक है, कहीं पे प्लेट्स या क्लोज आए होंगे, प्लेट्स डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज हो, जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में सीखेंगे वो कहते हैं, या कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होगा, ठीक है। क्योंकि इसका फोक्स क्या था, जो हाइपोसेंटर था वो बिलो था 86 किलोमीटर, सम 100 कुछ 86 या कुछ उन्होंने बोला था, इसीलिए उन वेव्स को सरफेस तक आने में टाइम लैग लगेगा ना ज्यादा, जितना फॉल्ट नजदीक होगा सरफेस के उतना टाइम लैग कम होगा, और जितना टाइम लैग कम होगा उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे, इनको वहां ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है ना, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव ज्यादा नहीं थे। बात समझ में आई? हाँ, आगे लिखिए, दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ये जो सरफेस वेव्स होती है क्या होती है, मोर डिस्ट्रक्टिव है, दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि यही करेंगे, जो सरफेस पे ये वेव हो जाएंगे, इसी वजह से रॉक्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, बिल्डिंग्स गिर जाएंगे, ठीक है, जमीन क्रैक हो जाएगी, ठीक है, लोकल जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां पे करेगा ना। हाँ, लिखिए, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, they cause displacement of rocks and hence the collapse of structures occur. They cause displacement of rocks and hence the collapse of structures occur. The surface waves have lower frequency. कॉमन चीज है ना, फॉल्ट से कम होगा ना। हाँ, the surface waves have lower frequency and are easily distinguished on the seismograph and are easily distinguished on the seismograph, और ये भी किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है, इसलिए किस नेचर की होती है, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। दैट मीन जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। यहां तक क्लियर? ठीक है, हमने ये वेव्स पढ़ा, ठीक है। अब देखिए हमें पता कैसे चला इसके इंटीरियर, अभी तक तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा ना। हाँ, अब यहां से हमने जब इनको स्टडी किया, यहां पे हमने शैडो जोन्स देखे। क्या देखे? जब हमने इन वेव्स को देखा, बॉडी वेव्स को देखा, सरफेस वेव्स को देखा, पी वेव, एस वेव, वॉट एवर, ठीक है, तो हमें यहाँ इनके डिफरेंट शैडो जोन्स मिल गए। क्या मिल गए? हमने जब इन वेव्स को देखा, यहाँ पे
देखिए जब हमने इनके सीस्मोग्राफ को देखा ना तो हमें क्या लगा वहां पे, देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे, हमने देखा एक तो ये वेव्स ना ये रिफ्लेक्ट होते थे, क्या होते थे, क्योंकि जब मीडियम एक मीडियम के लेके दूसरी मीडियम से वया वेव पास होते हैं वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना। तो हमें यहाँ डेंसिटी का पता चला कि इनकी डेंसिटी वेरी हो जाती है, ठीक है। जितना हम अर्थ को नीचे चले जाएंगे तो यहाँ डेंसिटी वेरी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब ये वेव्स ना, आप देखो ना ये क्या होती है, जब वो पानी में थोड़ा वो डाइवर्ज होती है ना वेव, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं ना। यहाँ वेव्स ने वो रिफ्लेक्टिव कैरेक्टर हमें शो किया, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे, हमने जब देखा कि कोर के बाद हमें देखा जो इनर वाला कोर है, ठीक है, हमें एक शेडो जोन मिल गया जहां से ये वेव्स पास नहीं होगी, जहां से ये वेव्स, तो हमें वहां से पता चल गया कि आगे ऐसा क्या मसला हुआ कि ये वेव पास वहां से, तो हमने उस वाले एरिया को शेडो जोन बनाया। क्या बनाया, जहां से ये वेव, हमने जब देखा पी वेव में ये शेडो जोन उतना ज्यादा हमें नहीं मिला, ठीक है। तो हमने कहा ये जो पी वेव है ना ये ऑलमोस्ट हर मीडियम के वजह पास होती है। हाँ यहाँ पे थोड़ा शेडो जोन मिला हमें, हमने कहा ये कुछ वहां इनर कुछ इश्यूज रहे होंगे, ठीक है। एज कम्पेयर जब हमने एस वेव को देखा, हमने एस वेव में देखा इसका शेडो जोन बहुत बड़ा है, तो हमने वहां से ये क्लियर किया कि ये खाली सॉलिड्स के वजह पास होती है, बाकी सारे मीडियम्स के वजह, क्योंकि गैसियस मीडियम तो वहां होगा नहीं। हमने वहां क्लियर, क्योंकि हमारा जो इनर कोर है वो किसका होता है, वो सॉलिड का होता है या लिक्विड का होता है, इनर कोर सॉलिड का होता है या इनर आउटर कोर किसका होता है, लिक्विड का होता है ना, वो थोड़ा वो लिक्विड टाइप का होता है ना। हमें ये आउटर कोर पे वहां से इनकी वेव्स, तो हमने कहा वो आउटर कोर है ना वो लिक्विड फॉर्म में होगा। वो आउटर कोर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म, क्योंकि इन वेव्स की वजह से हमें पता चला कि यहाँ डेंसिटी वेरी हो जाती है और ये मीडियम्स वेरी हो जाते हैं। क्रस्ट होगा सॉलिड फॉर्म में, जितना हम नीचे चले जाते हैं ना तो यहाँ वेरी हो जाता है, ठीक है। वो इस तरह से फिर हमें वो मोल्टन स्टेट वाला मटेरियल मिल गया, ठीक, क्योंकि वहां से तो हमें अर्थक्वेक का भी, वहां से हमें क्या लावा भी इरप्ट होता है, वहां से उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड जब हम गए तो हमने यहाँ वेव्स को देखा, तो वहां से हमें क्लियर हुआ कि डेंसिटी वेरी हो जाती है। यहाँ जो ये शेडो जोन्स रहे होंगे, चूंकि ये
लिक्विड वाले एरियाज होंगे, ये लिक्विड वाले जहां से वेव रिपोर्ट नहीं हुई होगी, ठीक है। तो हमने वहां से कहा कि जो एस वेव होती है ये खाली सॉलिड्स के वया पास होती है, और जो पी वेव होती है चूंकि इसका शैडो जोन बहुत छोटा है इसलिए इसने हर मीडियम के वया ये पास हुई है, ये हर मीडियम के वया पास हुई होती है, ठीक है। थोड़ा आप बनाइए इनको। 11th की एनसीईआरटी ने यहां से जाके थोड़ा नजर दे देना उसको, ठीक है ना। 11th की जो एनसीईआरटी है ना उसको थोड़ा नजर दे देना। शैडो जोन में थोड़ा लिखो, those areas where seismic waves are not reported on seismograph, those areas where seismic waves are not reported on seismograph, seismic waves are not reported on are known as shadow areas. A zone, लिखिए आगे, a zone between 105 and 145, a zone between 105 and 145 from epicenter, a zone between 105 and 145 from epicenter was found a shadow zone for both types of waves, was found a shadow zone for both types of waves, that is both P and primary and secondary, है ना। क्योंकि बॉडी वेव्स ही है ना हमारे पास दो टाइप्स की, प्राइमरी वो तो सरफेस वेव्स है ना। क्या लिखा है, जोन बिटवीन 105 and 145 from epicenter was found a shadow zone from both types of waves, for both types of waves, was found a shadow zone for both types of it was observed, next point लिखिए, it was observed that seismograph located at any distance, it was observed that seismograph located at any distance within 105 from the epicenter, it was observed that seismograph located at any distance within 105 from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves. क्योंकि 105 तक हमें दोनों वेव्स को हमने रिकॉर्ड किया ना यहाँ पे। It was observed that seismograph located at any distance within 105 from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves. However, the seismograph located beyond 145 degree, from epicenter recorded the arrival of P waves however the seismograph located beyond 145 from epicenter recorded the arrival of P waves but not that of S waves. अपनी 11th की एनसीईआरटी देखना, वहां पे आपको ये दोनों ये मिलेंगे, ठीक है ना, बट नॉट दैट ऑफ एस वेव्स. द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव. द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन पी वेव.
इससे हमने डेंसिटी ऑफ मटेरियल स्टडी किया, ठीक है। इससे हमें पता चला कोर लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ से हमने वेव्स को रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। आई होप आपको अर्थक्वेक समझ आया होगा, ठीक। मूव ऑन करें नेक्स्ट स्लाइड कंफ्यूजन सर। यस बताओ। On one side we are seeing from when we go from the surface of Earth, we have just reached around 3 to 5 kilometers within the Earth's depth, right? Yes. So, but when we are studying these PRS waves, these are not surface waves, these are body waves, yes, right? sure. So, how come we have studied these waves then? देखिए we use different types of instruments, ठीक है ना, जैसा कि रिचर स्केल है, ठीक है। वो हाँ मरकरी, यस, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स होते हैं, ठीक है। उन स्केल्स के वाया हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। वी हैव नॉट डैगड आउट दैट सॉइल और एनीथिंग एल्स, तो हमने वहाँ जाके फिर इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट किए। इंस्ट्रूमेंट हम बॉडी पे लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें ये एपिसेंटर, क्योंकि हमारे पास वॉल्केनिक एरियाज होते हैं जो कंटिन्यूसली इरप्ट होते हैं, ठीक है। हम वहाँ साइड पे इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। हमारे पास हिमालयाज है, जब हम आगे इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे वहाँ आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम फोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं। आपको पता है हम किस जोन में आते हैं। कल आप घर में जाके डिफरेंट जोन्स, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो दैट सिंपल टॉपिक है ये ना, 2-4 लाइन्स में लिखना, डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स को घर में जरा आप लिखो वहाँ पे, डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स, क्योंकि यहाँ मैंने उसको नहीं लिखा है। घर में देखना हमारे पास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जोन तक आ जाते हैं, ठीक है ना। और हिमालय वाला बेल्ट है ना, 21 जोन में लाई करता है, हम 4 और 5th जोन में लाई करते हैं, जो मोस्ट प्रोन होते हैं ये अर्थक्वेक्स। उसका मतलब देखिए यहाँ क्या होता है, आपने सुना होगा लास्ट टाइम हिमालय राइज गसन, सुना है ना, हिमालय बढ़ता है ना। हिमालय कैसे बढ़ेगा, रीजन क्या हो सकता है, दैट मीन ये जो है ना, ये स्टेबल आसान, ये स्टेबल नहीं है, ये कंटिन्यूस है। जब हम हिमालय पढ़ेंगे हम कहेंगे ये ग्रेटर वाला पार्ट है, उसके बाद वो मिडिल वाला पार्ट है, उसके बाद वो लोअर वाला पार्ट है। ये लोअर वाला पार्ट और ये ग्रेटर वाला पार्ट कंटिन्यूस इस मिडिल वाले पार्ट को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। जब हम मिडिल में जाएंगे ना, हमें वो बहुत कटिंग मिलेगा, डिफरेंट रेंजेस में मिलेगा, ठीक है ना। एज कंपेयर जो हमारा ग्रेटर वाला पार्ट है ना, वो कंटिन्यूस है। वो क्या है, जो हमारा शिवालिक वाला जो ये है ना, नीचे वाला 3rd वाला रेंज, ग्रेटर, मिडल और शिवालिक वाला, ठीक है ना, ये भी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा पुश नहीं होता है। ये इसने मारा है किस वाले को, जो बीच वाला हमारा ये पीर पंजाल वाला रेंज है, ठीक है ना। उस वजह से चूंकि ये टेक्टोनिक क्लूजन, हमें पता है ये एक्टिव टेक्टोनिक वाला एरिया है, यहाँ पे भी हम स्केल्स को क्या करते हैं, प्लांट करते हैं, वहां से हम स्टडी करते हैं इनको। बात समझ में आई। हाँ, हम डीप माइनिंग करते हैं। माइनिंग के बाद क्या होता है, जैसे कि हमने अफ्रीका में माइनिंग, वहां हमने डीप ड्रिलिंग की है, जहां पे 12 किलोमीटर, यहाँ पे स्लाइड्स के चांस है ना, यहाँ अर्थ में शेक ये होगा ना, अर्थ शेकिंग चांसेस है ना, वहां से भी हम इनको स्टडी करते हैं। कहीं पे आर्टिफिशियल के वाया, कहीं पे नेचुरल, जहाँ पे नेचुरली ऑकर होता है, जो मोस्ट एक्टिव साइट्स होते हैं, वहां पे इनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। यू गॉट इट। हाँ, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने इसमें एक वाली थ्योरी पढ़ी, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नेक्स्ट हमारी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आपका एक ये होता है यहाँ पे, क्या नाम है उसका, डिजास्टर मैनेजमेंट। वहां पे भी आपको इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट है ना हमारे जीएस 3rd पेपर का पार्ट, हाँ, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जियोफिजिकल फिनोमेना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक से, ठीक। हाँ, नेक्स्ट हमारा है ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, इसको हेनरी हेस ने दिया था, HENRY, ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, हेनरी हेस ने। हुआ क्या, अगर आप बात यहां पे देखिए, हुआ क्या, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबमरीन्स का यूज किया, ठीक है ना। इससे पहले जियोग्राफर्स बिलीव करते थे जो ये अर्थ, ये जो वाटर बॉडीज होंगे, ये जो ओशंस होंगे, इनकी जो सरफेस है ना वो बिल्कुल प्लेन होगी ना। ये सोच क्या रहे थे, यूसो से ये वाटर बॉडी थी, जो हमारे पास ये वर्ल्ड के बड़े बड़े ओशंस हैं, इनकी जो सरफेस है ना वो बिल्कुल फ्लैट होगी। क्या होगी, वो फ्लैट हो सकती है, ठीक है। बट इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, खासकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने सबमरीन्स का, खासकर जापान ने यूज किया, ठीक है ना।
तो इन्होंने यहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए। क्या पाए इन्होंने? अगर वाटर बॉडी में माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर पाया, अगर इन्होंने क्या वाटर बॉडी में इनको बिल्कुल माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स मिले, क्या मिले? माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स। इनका नाम क्या आगे पड़ा फिर? रिजेस। इन्हें बिल्कुल माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पे मिले, ठीक है ना। इनको यहां प्लेन्स भी मिले, गयोट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना। इनको वो स्टीप स्लोप्स, थोड़ा पानी के ऊपर जो ना वो आइलैंड टाइप की वो ना, इनको थोड़ा वो हल्के वो हिल टाइप के रीजन्स भी यहां मिले। इन्होंने कहा जो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अर्थ पे है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे माउंटेन रेंजेस है, ये पूरे स्ट्रक्चर्स तो यहां पे भी प्रेजेंट है। बात समझ में आई? अदरवाइज ये बिलीव करते थे क्या कि यहाँ के ना ये बिल्कुल फ्लैट होगा, ये जो सी वाले एरियाज होंगे, ये ओशन वाले जो एरियाज होंगे, ये बिल्कुल फ्लैट होंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जियोग्राफर्स ने इंटरेस्ट लिया कि हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब ये हेनरी हेस थे कौन? इसने क्या किया? इसने कहा जब ये स्टडी करने लगा किसका? इन ओशनिक फ्लोर्स का, ये ओशनिक प्लेट्स का जब इसने स्टडी किया, खासकर इन फ्लोर्स में, यहाँ पे इसको कुछ अजीब सी कैरेक्टर्स मिल गए। पहला इसने जब ये माउंटेन रेंजेस यहाँ पे देखे तो इन्होंने स्टडी किया सबसे पहले अटलांटिक ओशन में, जहां सबसे पहले इन्होंने रिज देखी जो दुनिया की सबसे बड़ी रिज है, ठीक है ना। जो अटलांटिक ओशन में दुनिया की सबसे बड़ी रिज वो अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। इन्होंने इस अटलांटिक ओशन में इस रिज को जब स्टडी किया तो इन्होंने क्या पाया? यहाँ पे ओशन फ्लोर में इन्होंने रॉक्स को जब स्टडी किया तो इन्हें यहाँ पे जो रॉक्स की जो एज है वो वही पेंजिया जब ब्रोकन डाउन हुआ था ना, पेंजिया जब क्या हुआ था? ब्रोकन डाउन हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड था वो, ठीक है, या प्री मेसोजोइक एरा जिसको हम कहते हैं। इन्हें एज ऑफ रॉक्स इसी एरा की यहां पे मिल गई, ठीक है। इन्होंने कहा जो पेंजिया से पहले वाले वो रॉक्स कहां गए? फिर कॉमन चीज है ना, कॉन्टिनेंट में रॉक्स की एज इससे ज्यादा थी, वो पेंजिया हमें बिल्कुल गोंडवाना यहां पे मिला है ना, जो हमें पता था हाँ मैं कहां से आया हूं, जब पेंजिया ब्रोकन डाउन हुआ तो वहां से मैं आया हूं, ठीक है। हमारे अरावलीज को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां से हमें पता चलता है हाँ ये पेंजिया से आया है, ये कहां से आया है? पेंजिया के हाँ। लेकिन जब इन्होंने स्टडी किया कहां पे? ओशन फ्लोर पे, इन्हें वो पेंजिया के रॉक्स यहां नहीं मिले। इन्हें कहा वो पेंजिया के रॉक्स कहां गए? फिर ओशन फ्लोर तो उतना पुराना हमें नहीं मिल रहा है। एक पहला ये कैरेक्टर। दूसरा, जब इन्होंने इस रिज को स्टडी किया, रिज क्या है? जब मैंने आपको पहले भी कहा जो स्टेनोस्फीयर वाला लेयर है, यहां पे क्या होते हैं? कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, जो आर्थर हॉलमस ने हमें समझाया ना। इन्होंने क्या देखा? अगर आप देखोगे यहां पे वो सेल्स टाइप, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स की करंट है। अगर आप इनको हम राइजिंग लिम्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? हम राइजिंग लिम्स कहते हैं। एक होता है ना एसिडिंग, दूसरा होता है डिसेंडिंग। ये है ये एसिडिंग लिम्स। इनको यहां से जो ये डाउन होते हैं इसको हम डिसेंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। या इनको हम क्या कहेंगे? हाँ, ये इनको हम डिसेंडिंग लिम्स कहते हैं। इनको हम कहते हैं राइजिंग या एसिडिंग लिम्स, जहां से राइज होता है, ठीक है। यहीं पे वो वीकर जोन क्रिएट होता है। जब नीचे से क्या होता है, जो कन्वेक्शनल करंट्स रिलीज होते हैं ना, जब ये यहाँ पे ये वीकर जोन होता है ना, तो यहाँ पे ये रिलीज होने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? जहाँ पे वो सेल्स क्या बनता है, राइजिंग लिम वो सेल का बनता है। यहाँ से जब ये वीकर जोन क्रिएट होता है तो ये एनर्जी यहीं से रिलीज हो जाती है, ठीक है। और जब ये कहाँ पे होगा? ओशन में होगा। जब ये कहाँ पे होगा? ओशन में होगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर ये आगे जाके डेवलप करते हैं, ऐसे आगे करेंगे ना वाटर बॉडी पे फिर। क्योंकि जब यहाँ से रॉक्स रिलीज होगा, जब यहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन रिलीज होगा, तो वो आगे स्टोर होगा ना यहाँ सरफेस पे। वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं रिज। क्या कहते हैं उनको? जब हमें ये कहाँ मिलते हैं? ओशन सरफेस पे। जब हमें ये कहाँ मिलते हैं? ओशन सरफेस पे, ठीक है ना। हम आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में सीखेंगे। हम देखेंगे कभी कभार क्या होते हैं प्लेट। मैंने क्या कहा? यूसुफ वो लिथोस्फीयर जो होता है ना, जिसको हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, हम बिल्कुल अगर आप देखोगे ना, ये कहते हैं ये जो पूरा लैंड मास है, ये जो पूरा, ये बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड है। इसमें मेजर
7-8 प्लेट्स है, बाकी रेस्ट क्या है, छोटे छोटे प्लेट्स है। अगर हम लेमैन टर्म में लेंगे, लेमैन लैंग्वेज में लेंगे, हम कहते हैं अगर हम ऐसा वाटर बॉडी लेंगे, ठीक है ना, उस वाटर बॉडी में अगर हम कलोज वो फट्टे टाइप के डालेंगे ना, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मूव करते हैं ना, बिल्कुल अर्थ ऐसा ही है, बट ये क्या क्लोज दी, यहाँ आपको स्पेस वगैरह बिल्कुल यही होता है, क्योंकि नीचे वाला हमारा वो स्टेनोस्फीयर वाला लेयर वो मोल्टन का होता है, ठीक है ना। ऊपर वाले जो क्रस्ट होता है वो क्या होता है, हार्ड रॉक्स के बने होते हैं। आइए 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 आइए, यहाँ पे एक बार थोड़ा समझिए, मैंने आपको पहले भी समझाया, जो हमारा ये स्टेनोस्फीयर वाला लेयर है ये किसका बना होता है, मोल्टन मटेरियल का होता है ना, जिसको क्या कहते हैं हम, मैग्मा, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाला क्रस्ट है ना, ये किसका होता है, हार्ड रॉक्स का, ठीक है, वो होता है ना हार्ड रॉक्स का। अब ऊपर वाला जो हार्ड रॉक होगा, जब ये मोल्टन मटेरियल पे बैठ, क्या ये स्टेबल होगा, वहां पे नहीं होगा ना स्टेबल। जब ऊपर कोई हार्ड, अगर हम स्टूल लेंगे, ठीक है ना, कोई बड़ी सी स्टूल लेंगे, नीचे हम क्या लेंगे, वो जिलेटिन लाइक मटेरियल, यहाँ वो जल लाइक मटेरियल, उस पर हम स्टून डालेंगे, क्या वो जल टाइप मटेरियल पे चिपक जाएगी, बैठ जाएगी, वो फ्लोट करेगी ना उस वैक्स पे। बिल्कुल यही होता है इसका ऊपर वाले क्रस्ट। ये जब इस, क्योंकि एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, नीचे से होगा ना फ्रिक्शनल फोर्स, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऊपर वाला क्रस्ट ये स्टेबल नहीं रहता है। जब यहाँ स्टेबल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, नीचे से जो करंट जब जनरेट हो जाती है, वो जो कन्वेक्शनल सेल्स नीचे से बन जाते हैं, ठीक है, जो इनके ये राइजिंग लिमिट्स होते हैं ना, ये वीकर वाले जोन्स बन जाते हैं, बनेंगे ना वीकर वाले जोन्स। जो ये वीकर वाले जोन्स है, यहीं से एनर्जी पुश करेगी, यहां से एनर्जी क्या करेगी, तो ये ब्रेकन डाउन करेगा, इस क्रस्ट प्लेट को क्या करेगा, ब्रोक डाउन करेगा, तो यहां से स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एनर्जी यहां से रिलीज हो जाती है। अब जब ये वाला कैरेक्टर कहां होगा, कॉन्टिनेंट पे होगा। जब ये वाला कैरेक्टर क्या होगा, यहां प्लेट्स क्या करेंगे, मूव अपार्ट जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ना, मूव यहां जाएंगे, ये यहां निकलेगा, मूव अपार्ट हो जाएगा ना। और जब ये वाला कैरेक्टर कॉन्टिनेंट पे होगा तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट्स कॉल्ड रिफ्ट वैली। वहां पे हम क्या कहते हैं इसको, इसी को हम वहां कहते हैं रिफ्ट वैली। जो अफ्रीका की वो रिफ्ट वैली है, दुनिया की लार्जेस्ट रिफ्ट है ना हमारी वाली। जो देखो यहाँ पे जो इंडिया की अगर हम रिफ्ट वैलीज देखेंगे, हम नर्मदा हमारी रिफ्ट वैली है ना, ऊपर से सतपुरा है, नीचे से विंध्या है, चूंकि वो राइज हुआ ये नीचे चला गया है, और नीचे जब चला गया है ना, यहाँ से ये थोड़ा गैप बन गई है ना, नीचे वो नर्मदा वैली बन गई है, साइड से ये थोड़ा हिली राइट के हिली रीजन्स बन गए, ऊपर से बन गया सतपुरा, नीचे से बन गया विंध्या। जब यही कैरेक्टर होगा कहां पे, ओशन में, जब यही कैरेक्टर होगा ओशन में, वहां पे बनते हैं रिजस, वहां पे क्या बनते हैं, रिजस, ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो ये होते हैं माउंटेन्स क्या होते हैं, और अटलांटिक ओशन में जो हमें रिजस मिले हैं ना, वो हमें हिमालय से भी उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी हिमालय से भी हाइट। अब जब इन्होंने इन रीजन्स को स्टडी किया, पहला इनका क्या प्रॉब्लम था, जब ये हेनरी हेस्ट स्टडी करता था, पहला इसका क्वेश्चन था वो रॉक्स कहां गए, ठीक है ना, वो रोडिनिया के है ना, इसको हम रोडिनिया या पेंजिया के वो रॉक्स कहां गए। अर्थ पे तो मिल गए मुझे, कॉन्टिनेंट में तो मुझे पता है पेनिनसुलर जो हमारा रीजन है, या हमारे हिमालयाज है, या दुनिया के बाकी सारे शील्ड जो है, लेकिन यहाँ ओशन सरफेस में वो वाले रॉक्स कहां गए, पहला क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट इसको इंपॉर्टेंट क्या मिला, यहां जब इसने ये रीज को स्टडी करता था अटलांटिक पे, जब ये मिड अटलांटिक रीज को स्टडी करता था, यहां पे क्या हुआ, इसने क्या एक अजीब सा कैरेक्टर, जब ये इस रीज को टुवर्ड्स कॉन्टिनेंट्स की ओर मूव करने लगा, ठीक है ना, बात समझ लेना। यहां पे जहां पे ये रीज बन गया था, ठीक है ना, जो ये रीज बन गया, इस रीज को जो ये आगे मूव करता था ना, तो एज ऑफ रॉक्स इंक्रीज होती थी। एज ऑफ रॉक्स क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, ठीक है, जितना ये रीच से आगे मूव करता था। एटलस है आपके पास, कल एटलस लाया है ना, आप निकाल सकते हो, वहां पे रीचेस बाज़ाब्ता दी हुई है। बिस्मिल्लाह, यहां क्यों नहीं इसने लिखा है, एंड पे है वो रीजस, ठीक है ना। वर्ल्ड में जाओ,
आप देखिए प्लीज, आप इसको फिलहाल बाद में देख लेना, ठीक है। आप सुनिए पहले, यहाँ तो इसने लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया इसने। यहाँ पे ना, यहाँ पे वो रिज है बिल्कुल, यहाँ ऐसे ऐसे। आप जरा देखो वहां पे रिज आपको मिलेंगे। व्हाइट वाला स्ट्रक्चर वर्ल्ड मैप में फिजिकल निकालो, वहां से भी आपको ये रिज दिखेगा, है वहां पे फिजिकल मैप निकालो वर्ल्ड में, वहां से भी आपको रिज मिलेगा। व्हाइट वाली स्ट्रक्चर है ना वहां पे, वो एस टाइप का वो व्हाइट स्ट्रक्चर है वहां पे। या आगे मूव करा है, जरा एक एटलस इधर दे दो। हाँ यहाँ दे दो, और ये तो सामने है आपको होलोट्रोपिकस, ये है ना, ये तो रिजस ही है, ये ना ये वाले, ये रिजस ही है। ये ग्रीन है ना, ये क्या पिंक, क्या कलर है इनका, ये ना सामने नीचे, ये स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है ना। अब सुनिए भाई प्लीज लिसन, यहाँ पे आप कल हम जब वर्ल्ड पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आपको वो सब 350 किलोमीटर के आसपास की वो रीज मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल अटलांटिक के बीच में है वहां पे। अब सुनिए, यहां से ऊपर से अगर हम लेंगे, हम सपोज इसको करेंगे कंसिडर, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है ना। यहां से क्या है, यहां से हो गया हमारा ये एशिया यूरोप वगैरह, ये हो गया यूरोप एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे ना ये एस शेपर रिज है, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ये एस शेपर रिज है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड अटलांटिक, MAR मिड अटलांटिक रीज इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या करेक्टर देखा, जो ही ये रीज से थोड़ा मूव ऑन करने लगा, कहां, टुवर्ड्स दीज कोस्टल एरियाज, चाहे वो एशियन अफ्रीकन हो, चाहे ये अमेरिकन कोस्टल्स की ओर मूव करने लगा। इसको एज ऑफ जो रॉक्स है, एज ऑफ वो इंक्रीज होने लगी, ठीक है ना। जो यहाँ पे एज थी वो यहाँ नहीं थी, वो कम थी इससे, जितना ये आगे मूव करा एज बढ़ती गई इसने। और ये कैरेक्टर क्या, दोनों साइड से इसको मिल गया, बिल्कुल अफ्रीकन कोस्टल साइड से भी और इस अफ्रीकन और एशियन कोस्टल साइड से। इसने कहा हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। उसका मतलब ये एज तो यहाँ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पे एज होनी वो यहाँ पे, क्योंकि रॉक है ना। इसने कहा ये एज जो यहाँ पे होनी चाहिए वो यहाँ पे भी होनी चाहिए थी, और वही यहाँ पे या यहाँ पे भी होनी चाहिए, बट ये एज वेरी हो जाती है, ठीक है। उसका मतलब इसने कहा ये एज वेरी का रीजन क्या हो सकता है, इसने इसको भी स्टडी किया। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। पहला इसको वो रोडेनिया या वो पेंजिया के वो रॉक्स कहाँ गए, नंबर सेकंड ये एज का क्या मसला है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये, ठीक है ना। अब होता क्या था, अब सुनिए, जब हम कल पैसिफिक को करेंगे ना, हम कहेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा रिजस पैसिफिक में है। क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा रिजस कहां पे है। इसने क्या देखा, जब ये वॉल्केनो, चूंकि ये रिज है ना जहां पे चूंकि ब्रोकन डाउन है ना, इसने कहा ये होती है एक्टिव साइट ऑफ वॉल्केनो। क्या होती है ये रिज, एक्टिव साइट ऑफ वॉल्केनो। यहां से वॉल्केनोज कंटिन्यूअसली रिलीज होते हैं। यहां से वॉल्केनोज क्या होते हैं, जब ये वॉल्केनोज यहां से रिलीज होते हैं, यहां से जब वॉल्केनोज रिलीज होते हैं, अगर आप देखो यहां से ऐसे, ये क्या करेंगे, ये रॉक्स यहां स्टडी है ना, वो उसका मतलब है जब ये एक्टिव साइट ऑफ वॉल्केनो है, जो यहां से मटेरियल रिलीज होगा, जो वो मोल्टन मटेरियल यहां से रिलीज होगा, वो यहां पे स्टोर हो जाता है। कहां पे स्टोर हो जाता है, सरफेस पे। बात समझ में आई। और यही क्या करता है, यही सरफेस पे स्टोर होती होती, क्योंकि अब इसीलिए हमें इमीडिएटली मिड ओशनिक रीज के पास में हमें न्यू रॉक्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सिंपल, ठीक है ना। हमें इन माउथ के करीब जितना हम दूर चले जाएंगे, रॉक्स की एज बढ़ती जाएगी। रॉक्स की एज क्या बढ़ती जाएगी। अब जब ये कंटिन्यूअसली, ये एक्टिव साइट ऑफ वॉल्केनो है, यहां से कंटिन्यूअसली वॉल्केनोज रिलीज होती है, वो जो मोल्टन मटेरियल रिलीज हो जाता है वो माउथ पे स्टोर हो जाता है। इसलिए इसने देखा यहाँ के रॉक्स क्या है, यंग है, दैट मीन इसने कहा ये मिड ओशन रीजन है, ये एक्टिव साइट ऑफ वॉल्केनो है, जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यूअसली होती रहती है। क्लियर। उसके बाद इसने कहा जितना हम टुवर्ड्स उन कोस्टल वाले रीजन्स की ओर मूव करते हैं,
तो एज बढ़ जाएगी। एज कॉमनली नियर बाय होगा ना न्यूएस्ट रॉक, जितना जितना आप इससे दूर चले जाओगे तो रॉक की एज। क्लियर। उसके बाद इसने क्या देखा यहाँ पे, जो ही चूंकि ओशन फ्लोर हैवियर होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, सामने है ना कॉन्टिनेंट, यहाँ पे देखो क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर क्या है, ये है ना साउथ, ये क्या है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ से ऊपर यूरोप एशिया है ना। इसके बाद इसने क्या देखा, जब ये यहां से वॉल्केनो रिलीज होता है, ये पुश बैक करता है, क्या करता है, ये पुश करता है, ठीक है। ये पुश क्या करता है, जब ये आ जाता है अब तो यहाँ कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि सामने कॉन्टिनेंट्स है ना, इसने कहा ये जो ओशन फ्लोर होता है यहाँ कॉन्टिनेंट प्लेट होता है, क्योंकि ये ओशन फ्लोर डेंसर होता है। क्या होता है, ये होता है ना डेंसर। ये कॉन्टिनेंट प्लेट क्या होता है, लाइटर होता है। ये ओशन फ्लोर क्या होता है, डेंसर होता है। इसने कहा डेंसर की डेंसिटी की वजह से क्या होता है, ये जो ओशन फ्लोर होता है ये सबडक्ट हो जाता है इस लाइटर फ्लोर में। क्या होता है, ये सबडक्ट हो जाता है, क्योंकि पुश जब आ जाता है, जब वॉल्केनोज रिलीज होता है तो यहां पे क्या होता है, यहां ट्रंचेस क्रिएट हो जाते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल जहां कॉन्टिनेंट और ओशन हाउस में अटैच होता है, जो लिम्ब्स होते हैं कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट की, वहां पे ट्रंचेस बन जाते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पे ट्रंच, जिसको हम ट्रंच कॉमनली वर्ड करते हैं ना, जमीन को खोदते हैं, ये ट्रंच की वजह से क्या होता है, यहाँ का ये रॉक इस ट्रंच में चला जाता है। जब ये कंटिन्यूअसली वहां से रिलीज हो जाता है ना, वो इस ट्रंच में चला जाता है और फिर नीचे चला जाता है उसी स्टेनोस्फीयर में। कहां तक चला जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस होती है जो कंटिन्यूअसली होती है। बात समझ में आई। It takes millions of years. ये माँ कैसे रोहित रात मजन, It takes millions of years. बट होता क्या, यहाँ से वॉल्केनो रिलीज हो जाता है, जहाँ पे कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट उसमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। ये है ना ओशन, ये है कॉन्टिनेंट, ठीक है। जहाँ पे इनकी लिम्ब्स होती है, जहाँ पे ये ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे ट्रंच क्रिएट होती है। वहाँ पे क्या होते हैं, ट्रंच क्रिएट होती है। इसीलिए यहां से जब वॉल्केनो रिलीज होता है, वहां ट्रंच की जगह इसकी सबडक्शन हो जाती है, ठीक है। वापस ये नीचे चला जाता है स्टेनोस्फीयर में। कहां चला जाता है, और यहां पे वही साइक्लिक प्रोसेस होती है। इसीलिए आपको कहीं पे भी ओशन फ्लोर और रोडिनिया या पेंजिया का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओशन फ्लोर कंटिन्यूअसली रिप्लेस हो जाता है। क्या होता है, कंटिन्यूअसली रिप्लेस हो जाता है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। इसीलिए इसको वो ओशन सरफेस जो था, ओशन फ्लोर था, वो उतना पुराना जितना हमारे पास कॉन्टिनेंट वाला फ्लोर था। क्लियर। कल हम जब पढ़ेंगे आप देखोगे वहां पे हम कहेंगे ये वाला कौन सा वाला, जो ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन इज द ओनली प्लेट जो ओशनिक प्लेट का है, जो स्पेशली खाली किसका है। बाकी जितने सारे आपको प्लेट्स मिलेंगे वो कंबाइन है, वो कॉम्बिनेशन है ओशन और कॉन्टिनेंट। वो ओशन और खाली हमारे पास एक प्लेट है जो प्योरली ओशनिक प्लेट, दैट इज पैसिफिक, दैट इज। और हमारे पास जो दूसरा वाला है, कौन सा वाला, जो यूरेशिया वाला प्लेट है, जहां से वो रशिया वाला पार्ट बना है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, उसमें आपको 70-80% कॉन्टिनेंट वाला प्लेट मिलेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्या कॉन्टिनेंट प्लेट आता है। लेकिन उसमें भी 70-80% कॉन्टिनेंट वाला प्लेट है, 20% वो ओशन वाला प्लेट है। अदरवाइज जितने सारे ये प्लेट्स है, प्लेट कुछ भी नहीं है। प्लेट क्या है, हम स्टेनोस्फीयर जब नीचे से पुश बैक करता है तो उसने ऊपर वाले क्रस्ट उसको ब्रोकन डाउन किया है, डिफरेंट पीसेज में बनाया है, ठीक है ना। जो वो लिथोस्फीयर अलग हुआ है, कहां से, उस स्टेनोस्फीयर से ऊपर, ठीक है ना। वो जो क्रस्ट अलग अलग हुआ है, डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हुआ है, दैट इज सिंपली कॉल्ड प्लेट, दैट इज सिंपली कॉल्ड, जिसकी थिकनेस वेरी होती है सम 100 to 200, ठीक है ना, सम 100 to 200 डिपेंड करता है स्टेनोस्फीयर के ऊपर कहां पे स्टेनोस्फीयर है, ठीक है। चाहे ये ओशनिक प्लेट होगा थिकनेस कम होगी, कॉन्टिनेंट प्लेट होगा थिकनेस ज्यादा होगी ना, कॉमन चीज। क्योंकि हमारा जो क्रस्ट की हम बात करते हैं, क्रस्ट की थिकनेस वेरी होती है ना, जहां क्रस्ट की थिकनेस वेरी होगी वहीं प्लेट की थिकनेस वेरी हो जाएगी। हमारे वाला साइड होगा क्रस्ट ज्यादा होगा, मैक्सिमम अप टू 100 किलोमीटर, इसीलिए प्लेट की थिकनेस भी मैक्सिमम होगी। ओशन वाला होगा तो क्रस्ट मिनिमम होगा ना 5 to 30 किलोमीटर, इसीलिए प्लेट की थिकनेस भी क्या होगी। अब प्लेट कुछ भी नहीं है, प्लेट क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ क्रस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ क्रस्ट, जो हम स्टेनोस्फीयर के ऊपर वाले लेयर से क्या हुआ होता है, डिटैच हुआ होता है, थोड़ा अलग अलग हुआ होता है, क्योंकि उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, नीचे इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी की वजह से। क्लियर। हाँ आगे लिखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समझ आया वहां क्या सुस्वाना, समझ आ रहा है। थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। घर में जाके इसको थोड़ा रिवाइज करना है अच्छे से,
ये क्लियर हो जाएगा, ये युद्धा मसले के। लिखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग गिवन बाय हेनरी हेस, है ना। हाँ देखिए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पे मैं स्पेशली तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट उसको है ना उन्हीं की लैंग्वेज को यूज करता है, क्योंकि ये प्री में क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से। बात समझ में आई, ये प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि थोड़ा खुश्की टाइप का एरिया है ना, जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा है ना, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा खुश्की टाइप एरिया आसान, और ये आपकी प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इसलिए मैंने यहाँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा 80% नोट आप जब करोगे ना वो आपके एनसीईआरटी से मिलता जुलता होगा, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार आपको क्लियर होगी ना, समझो आपका सब कुछ यहाँ क्लियर होगा, ठीक है। बाकी जब हम आगे मूव करेंगे वहाँ एनसीईआरटी का रोल मिनिमम रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ इस वाले एरिया में एनसीईआरटी का मैक्सिमम रोल रहता है, ठीक। हाँ लिखिए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी यूज्ड सबमरीन्स, जर्मनी यूज्ड सबमरीन्स। In Second World War, Germany used submarines. Before that period, it was believed. In Second World War, Germany used submarines. Before that period, it was believed that oceanic surface is flat. Before that period, it was believed that oceanic surface is flat. Before that period, it was believed that oceanic surface is flat because no one has gone to the deeper surface of oceans. Because no one has gone to the deeper surface of oceans. Because no one has gone to the deeper। और मैं यानी आपकी जियोग्राफी आप जब ओवरऑल नोट्स को देखोगे ना, मैंने बिल्कुल लूज और लेमैन्स लैंग्वेज में, यहाँ कोई हाई फाई इंग्लिश वगैरह की जरूरत, मैंने बिल्कुल वो है ना वो देसी टाइप का इंग्लिश बिल्कुल वही यूज किया ताकि ये तेरी फिक्री, ठीक है ना। हाँ सिंपल, क्योंकि वो आपको वहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन को आंसर करना होता है, ठीक। हाँ आगे लिखिए। जो आइलैंड्स होते हैं वो ओशनिक सरफेस से कनेक्टेड नहीं होते। आइलैंड्स क्या होते हैं? वो कनेक्टेड नहीं होते नीचे ओशनिक सरफेस। होंगे ना, क्यों नहीं, वो पता है उस तब तक क्यों नहीं लगता था कि ओशनिक सरफेस फ्लैट है, मतलब वो भी तो एक ये नहीं पता था उनको कि ओशनिक सरफेस क्या, उनको ये आइलैंड्स के बारे में नॉलेज नहीं थी तब तक। बात समझ में आई? उनको लगता था हाँ यही आइलैंड्स है, ये कुछ कॉन्टिनेंटल पार्ट्स राइज हुए होंगे, ठीक है ना। आगे जाके उनके पास डिटेल फिर इन्फॉर्मेशन आ गई ना, तब तक उनको यही इन्फॉर्मेशन थी ये जो आइलैंड्स है ये कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स बचे हुए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। रेस्ट जो है ना जहाँ पे वाटर बॉडी है वो फ्लैट होगी, उनका ये मानना था जहाँ पे वाटर बॉडी है जो ओशन है वो फ्लैट होगी, ठीक है ना। बात समझ में, क्योंकि उनसे उससे पहले डीप वहाँ पे स्टडी नहीं हुई थी, ठीक। हाँ आगे लिखिए। A detailed picture of the ocean relief indicated a detailed picture of the ocean relief indicated। ये जो आइलैंड्स होते हैं ना हम आगे समझेंगे, हमें पढ़ना है कौन सा वाला वरना ओशनोग्राफी अच्छा खासा टॉपिक होता है, ठीक। वहाँ में इसको स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के, वहाँ मैं समझाऊंगा ये कैसे बनते हैं, ठीक। अब यहाँ मिक्स करेंगे ना तो ये फिर समझ नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमें रिलीफ फीचर्स वहाँ पे पढ़ने होते हैं, वहाँ पे हम हर किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गायर्ड्स किसको कहते हैं, एबिसल प्लेन्स किनको कहते हैं, रिजेस क्या होते हैं। अब तो यहाँ मैंने रिजेस समझाया, जितने भी डिफरेंट टाइप के आइलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड आर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, वो मैं वहाँ समझाऊंगा ओशनिक। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। हाँ क्या लिखा आप लोगों ने? A detailed picture of the क्या a detailed picture of the ocean relief indicated a detailed picture of the ocean relief indicated the existence of submerged mountain ranges। A detailed picture of the ocean relief indicated the existence of submerged mountain ranges। A detailed picture of the ocean relief indicated the existence of submerged mountain ranges। ब्रैकेट में लिखो लेटर नेम्ड एज ओशन रिजेस, लेटर नेम्ड एज ओशन रिजेस, कमा डीप ट्रंच,
दीज आर डिप्रेशंस है ना, जो ट्रंच होते हैं ना, ये क्या होते हैं? डिप्रेशंस होते हैं ना, डीप ट्रंच, कॉमा सी मॉन्ट्स, कॉमा सी मॉन्ट्स एटस्ट्रा, ये होते हैं माउंटेन रेंजेस। इनका हाल ये जो ये आइलैंड्स, ये सी माउंट्स ही होते हैं कहीं पे, मेजर केस में थोड़ा सा ऊपर हुआ है ना, वो हिल जैसा एक्सपोज हुआ होता है, उसने आइलैंड को बनाया होता है, ठीक है ना। हाँ आगे लिखिए, द ओशन रिज वॉज फर्स्ट फाउंड इन द मिडल ऑफ अटलांटिक ओशन। हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि वर्ल्ड में ये कुछ चीज़ है ना, ये हम समझता नहीं, ठीक है। इंडिया का उतना इशू नहीं है, वर्ल्ड में ये चीज़ें कुछ नहीं, ये समझ आनी चाहिए, ठीक, ताकि वो थोड़ा बेस, यहाँ से हम थोड़ा बेस क्रिएट करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी ना, ये बैकबोन आसान जियोग्राफी, ये बैकबोन होता है, बात समझ में आई। ये थोड़ा ड्राई है, बट इसमें घर में जाके थोड़ा इसको 2-3 बार रिवाइज करना होता है। एनसीईआरटी से भी 11th की एनसीईआरटी ना, वहाँ से हेल्प थोड़ा ले लो, उसको पढ़ो, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ कुछ समझ, इतना समझ आ जाएगा, यहाँ जो समझ नहीं है उसको घर में थोड़ा रिवाइज करो, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, एक बार दिमाग में पिक्चर बैठ गई ना, फिर ये इतना इशू नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये खुद ब खुद दिमाग में रह जाता है। आगे हम जब इंडिया वाला पार्ट पढ़ेंगे या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, वो लिक्विड वाली चीज़ है, ये अलग अलग है ना। यहाँ सी माउंट है, वहीं से रिज है, वहाँ से वो, ये अलग है, वो अलग है, वो वाली चीज़ है। जब हम इंडिया कल पढ़ेंगे, इंडिया में जैसा कि आप लोगों ने कुछ टॉक्स पढ़े भी हैं, इंडिया में वो लिक्विड होता है, ठीक है ना। मैं जियोमॉर यहाँ पे फिजिकल डिवीजन पर उसको मैं ड्रेनेज के साथ भी लिंक करता हूँ, उसको मैं सॉइल के साथ भी लिंक करता हूँ, उसको मैं रिसोर्सेज का साथ भी लिंक करूँगा, उसको मैं एट द एंड ऑफ द डे, जब तक हमारा इंडिया फिनिश हो जाएगा, खत्म हो, तब तक मैं लिंक करता रहूँगा उसको, क्योंकि वो लिंक्ड है ना, कनेक्टेड पार्ट है वो, ठीक है ना। हाँ आगे लिखिए, क्या लिखा आप लोगों ने? The oceanic ridge was first found in the middle of Atlantic Ocean. In the middle of Atlantic Ocean, so it was named as mid-oceanic ridge. The oceanic ridge was first found in the middle of Atlantic Ocean, so it was named as mid-oceanic ridge. It was named as mid-oceanic ridge. यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, जब सबसे पहले इन्होंने रिज को स्टडी किया ना, इन्होंने अटलांटिक ओशन में इसको देखा। कहाँ देखा? क्योंकि लॉन्गेस्ट वाला वही है, सब सम 370+ किलोमीटर उसकी लेंथ है। कहाँ पे इनको मिला? वो अटलांटिक में, ठीक है। फिर जब इन्होंने अटलांटिक में इसको स्टडी किया ना, ये बिल्कुल इन द मिडल ऑफ अटलांटिक इनको मिला। कहाँ मिला? इन द मिडल ऑफ। बाद में जब इन्होंने इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में जो रिजेस इन्होंने स्टडी किए, ऑल्दो वो मिडल में नहीं है, आप देखो वहां पे एटलस पे वो मिडल में नहीं है, बट उन्होंने चूंकि अटलांटिक के टाइम में इनको मिड ओशनिक रीज नाम दिया था ना, इसलिए वहां पे भी इन्होंने इसको मिड ही नाम दिया, वहां पे इन्होंने नाम चेंज नहीं किया। ऑल्दो इन इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन में जो रिजेस है, दे डू नॉट लाई इन द मिडल ऑफ द ओशन, बट चूंकि इन्होंने अटलांटिक में इनका नाम क्या लिखा था, चूंकि वहां मिड में पाया था, इसलिए यहां पे भी इन्होंने इसका नाम फिर इंडियन ओशन में भी मिड ओशनिक रीज रखा, वहां पे भी है ना, हाँ, मिड इंडियन ओशनिक रीज वगैरह, ठीक। हाँ आगे लिखिए, later the ridges found in Indian and Pacific Ocean were also named as mid-oceanic ridges. Later the ridges found in Indian and Pacific Ocean क्या लिखा? Later the ridges found in Indian and Pacific Ocean were also named as mid-oceanic ridges. Were also named as mid-oceanic ridges instead of locating away from the middle region. Instead of locating away from the mid-oceanic ridges. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 3 questions arised. Yeah, 3 questions were arised by geographers. 3 questions were arised by geographers. पहला क्या था? Why? पहला क्वेश्चन लिखो, why oceanic crust is not older than
वाई ओशनिक क्रस्ट इज नॉट ओल्डर देन मिड मेसोजोइक एरा। चूंकि आपके एनसीईआरटी ने इन चीजों में फोकस किया, इसलिए मैंने यहां पे उन चीजों में स्पेशली फोकस किया, ठीक है ना। वाई ओशनिक क्रस्ट इज नॉट ओल्डर देन मिड मेसोजोइक एरा, मिड मेसोजोइक एरा, और इसको हम कार्बोनिफेरस पीरियड भी कहते हैं, और कार्बोनिफेरस पीरियड दिखा। वाई ओशनिक क्रस्ट इज नॉट ओल्डर देन मिड मेसोजोइक एरा और कार्बोनिफेरस, इसको ब्रैकेट में लिखना है, एन एरा ड्यूरिंग विच पेंजिया गॉट ब्रोकन डाउन, एन एरा ड्यूरिंग विच पेंजिया गॉट ब्रोकन डाउन। That is some 200 million years before, है ना। That's an era during which Pangaea got broken down. That's almost 200 million years before. Next point लिखिए, age of rocks increases as we move away from the ridges. The age of rocks increases as we move away from the ridges. The age of rocks increases as we move away from the ridges. These rocks equidistant on either side of the crust. These rocks equidistant on either side of the crust of mid-oceanic ridge. These rocks equidistant on either side of the crust of mid-oceanic ridge shows remarkable similarities These rocks equidistant on either side of the crust of mid-oceanic ridge shows remarkable similarities in terms of period of formation chemical composition chemical composition and magnetic properties. To answer all these questions, Henry Hess in 1961 to answer all these questions, Henry Hess in 1961 proposed sea floor spreading hypothesis. To answer all these questions, Henry Hess in 1961 proposed sea floor spreading hypothesis by using the convectional current theory of Arthur Holmes. Sea floor spreading hypothesis by using the convectional current theory of Arthur Holmes. Next point लिखिए, in case of oceanic plate at divergent limbs, convectional current theory of Arthur Holmes, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ना, convectional current theory of Arthur Holmes, ये इसी से इसने लिया ना, इसका वही तो मिड ओशन रीज ने समझाया. convectional current theory of Arthur Holmes लिखा. आगे लिखिए, in case of oceanic plate
एट डाइवर्जेंट लिम्ब, जहां से ये दूर हो जाते हैं ना, कन्वर्ज होते हैं जहां पे ये ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, एट डाइवर्जेंट लिम्स, या इनको हम राइजिंग लिम्स भी कहते हैं ना, इट इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट लिम्स, और इनको क्या कहते हैं हम, राइजिंग, राइजिंग लिम्स, divergent limbs or rising limbs. The plates move apart. क्या लिखा? The plates move apart due to release of magma. The plates move apart due to release of magma. Due to release of, and result is formation of oceanic ridge, and result is formation of oceanic ridges. Result is formation of oceanic ridge. क्या है? रिज एक माउंटेन रेंज होता है जिसके सेंट्रल में फॉल्ट होता है, ठीक है ना, ये क्या है, इसको लिखो, रिज इज अ माउंटेन रेंज विद फॉल्ट इन इट सेंटर, है ना, इन द ओशनिक सरफेस, ऑन द ओशनिक सरफेस, है। Ridge is a mountain range with central fault. लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द ओशन प्लेट्स मूव, द ओशन प्लेट्स में सबड्यू और सबडक्ट, इनकी सबडक्शन होगा ना, क्योंकि हेवियर है ना, हमने लास्ट टाइम आपको समझा ना, हेवियर प्लेट्स क्या होते हैं, वो सबडक्ट होते हैं लाइटर में, जैसा हम पत्थर फेंकते हैं मिट्टी में, उसमें वो क्या उसी में चला जाते हैं ना, दैट सिंपली कॉल्ड सबड्यू और सबडक्शन, सबड्यू, और इसको हम सबडक्शन भी कहते हैं। हाँ, क्या लिखा, द ओशन प्लेट्स में सबड्यू अंडर कॉन्टिनेंट प्लेट, द ओशन प्लेट में सबड्यू अंडर कॉन्टिनेंट प्लेट, द सबड्यूड ओशन प्लेट मूव्स इनटू द asthenosphere, the ocean plate may subdue under a continental plate. The subdued ocean plate moves into the asthenosphere carrying hot molten material. The subdued ocean plate moves into the asthenosphere carrying hot molten material. वहां मैंने कहा ना ट्रंच बनते हैं, ट्रंच के वाया ये इंटर हो जाते हैं into the asthenosphere carrying hot molten material. हमने सिंपली का जो ओशन प्लेट्स होते हैं उनकी क्या होती है, सबडक्शन, क्योंकि वो डेंसर मटेरियल्स के बने होते हैं, ठीक है ना, ये जब डेंसर मटेरियल किसी लाइटर मटेरियल के साथ इन कांटेक्ट हो जाएगा ना, डेंसर मटेरियल को ही मारना होता है क्योंकि वो हेवियर होता है, इसीलिए यहाँ सबडक्ट होगा ओशन प्लेट का, ठीक है ना। हाँ, आगे लिखिए, कुछ कंफ्यूजन है क्या? आगे लिखिए, आफ्टर सबडक्शन, after subduction ocean plate comes in contact with hot molten material. After subduction ocean plate comes in contact with hot molten material, comma, the ocean plate melts after subduction ocean plate comes in contact with hot molten material. The ocean plate melts, leading to the formation of trunks, and sea mounts. जो समुंदर में हल्के से वो होते हैं ना, वो रॉकी है ना, वो हिल टाइप को, दे आर कॉल्ड सी मॉट्स, ठीक है ना, ये थोड़ी सी इनकी एलिवेशन पानी से बाहर होता है, एंड सी मॉट्स गेट इज डिफॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, and sea moss gets deformed there. थोड़ा इसको लिखो वहां पे ब्रैकेट में,
at the junction of continental crust and oceanic crust, at the junction of continental crust and oceanic crust, at the junction of continental crust and oceanic crust, oceanic crust being denser, oceanic crust being denser subducts, oceanic crust being denser subducts, subducts मीन सिंपली गोज बिलो, है ना, नीचे चला जाता है ना, और क्या बनाएगा वहां पे, फिर ट्रंच बनाएगा, है ना. सबडक्ट मीन्स गोज बिलो एंड फॉर्म्स ट्रंच दिया, ठीक है ना. दिस वॉज ऑल अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस, ठीक है ना, गिवन बाय हेनरी हेस. यहाँ क्लियर हुआ? हाँ, क्वेश्चंस क्लियर हुए ना? क्या क्वेश्चंस थे हमारे पास? आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी. समझ आया ना? क्या बताइए? हाँ, वॉल्स ऑफ दीज ट्रंच, ये वॉल्स नहीं वहां पे होते हैं, ठीक है. जो ये देखिए, ये जब हम मेरिना ट्रंच वगैरह पढ़ेंगे ना, रिज इज समथिंग डिफरेंट. रिज इज अ माउंटेन, ठीक है ना. ट्रंच ये डीपर डाउन चला जाता है, ठीक है ना. बात समझ में आई? कॉमन चीज़ है, जब कहीं पे हम ज़मीन खोदते हैं ना, ऊपर वाली ज़मीन नीचे चली जाती है और जो साइड वाली ना वो क्लोज आके उसकी स्पेस लेती है. तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं, स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो माउंटेन है. कॉमन चीज़ है ना. अगर हम कहीं पे ज़मीन खोदते हैं, ठीक है ना, जो अगर यहाँ की ज़मीन स्लाइड हो रही है, जो पास वाली नियर पे स्ट्रक्चर वो क्लोज आ जाती है ना, वो ऑक्यूपाई करती है, और ये ट्रंच ओपनली वहाँ नहीं रहती है. ये हमें तब पता चलती जब यहाँ सबडक्शन हो जाता है, ठीक है ना. हाँ, हमारे पास है ट्रंच, जैसा कि हमारे पास मेरिना दुनिया का डीपेस्ट ट्रंच है. बट अगर आप देखोगे ना, ये रिज है ना, रिज हम कहते हैं उस वाले को जो अबोदा इस पे आया होगा. कहाँ पे होगा? अगर आप देखो ना, ये कहीं कहीं पे एक्सपोज हो जाता है वाटर सरफेस पे भी. ये कहीं कहीं पे क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है वाटर, जहाँ पे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे आगे बात. और यहाँ पे करेक्ट होता है, इसमें एक बीच में एक फॉल्ट होता है, साइड से दो माउंटेन रेंजेस बन जाते हैं, जो हमने बिल्कुल हिमालय जैसा, ठीक है ना, जो हमारे. क्लियर हुआ? इसलिए हम ट्रंच के वॉल को नहीं कह सकते हैं, ट्रंच के वॉल को हम रिज नहीं कह सकते, ठीक है. रिज इज स्पेशली इनको इसी बेसिस पे रखा है, तो ये इनकी जो अपीयरेंस है दैट इज माउंटेन लाइक, बाकी कुछ नहीं है इसमें स्पेशल, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्लास क्या है आप लोगों की? अभी आपकी पॉलिटी सर शायद बिजी हैं कहीं पे. आप इकोनॉमी में क्या पढ़ते हो? इकोनॉमी में फिर से बताओ. अच्छा, मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं. वो बहुत अच्छा टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है वो, मनी एंड बैंकिंग. M1 क्या हो मनी का? M1 क्या होता है मनी? M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं इन द विद इन द RBI और अदर डिपॉजिट्स, है ना. जो बाकी डिपॉजिट होते हैं किन में, इन वो कमर्शियल वगैरह में, है ना. M1 M2 M1 प्लस विद पोस्ट ऑफिस के पास जो होता है ना, जो पोस्ट ऑफिस के पास होता है. फिर क्या बच गया? M3 M2 प्लस अब याद नहीं आएगा, ये टेक्निकल टर्म्स है ना, बट ये बहुत अच्छा टॉपिक, ये बैंकिंग शो वाले असल टॉपिक, ठीक है ना.
यस इकोनॉमी मज आना कि टॉपिक समझ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, नेशनल इनकम, बेगेशो और आना चाहिए वो बीओपी वगैरह, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है ना, वो ट्रेड वगैरह। ये जो सवाल है इन्फ्लेशन जो इजी इतना इसमें नहीं है, इन्फ्लेशन इजी, बैंकिंग इजी है। ये क्या फैक्चुअल चीज़ था इसमें, मनी थोड़ा सा, मनी पे थोड़ा सा है ना। आरबीआई के पास वो स्लैश पॉलिसीज क्या होते हैं, ठीक है, क्रैब, इन्फ्लेशन को क्रैब करने के लिए क्या पॉलिसीज होती है ना। डियर मनी और चीप मनी में क्या फ़र्क है? डियर मनी एंड चीप मनी में व्हाट्स कॉल्ड डियर मनी एंड व्हाट्स कॉल्ड चीप मनी? अब पढ़ा होगा आप लोगों ने, ब्याज पढ़मंता है लेने। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा, फिर क्या पढ़ा है? ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक होता है चीप, दूसरा होता है डियर। चीप मनी होता है जब आरबीआई अपने मनी एक्सपैंड करेगा, ठीक है, दैट मीन्स वहां पे रिसेशन चल रहा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मनी मार्केट में फेंकता है, दैट्स कॉल्ड चीप मनी। डियर मनी होता है जब वो स्क्वीज आउट करेगा पैसे को, टैक्स रेट्स बढ़ाएगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड डियर मनी। पढ़ा होगा 10 बार पढ़ा होगा, पैसन को बुझ दी तुमसे क्या होगा। सेनोरेज किसको कहते हैं? सेनोरेज पढ़ा है टर्म? जब इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, जिस करेंसी का इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस फेस वैल्यू बराबर हो, दैट्स कॉल्ड, जब इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इकोनॉमी पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। इकोनॉमी लास्ट, इकोनॉमी की सबसे हाँ यस गोल्ड है, बट उसको नाम क्या कहते हैं? फुल बॉन्डेड करेंसी कहते हैं, है ना, इट्स कॉल्ड फुल बॉन्डेड करेंसी। मुझे इकोनॉमी में बड़े इश्यूज होते थे, मैं उसे इकोनॉमी समझ जमा की ठीक है, क्योंकि पहले इसको नहीं छोड़ो, इकोनॉमी यहाँ से आप ग्रैब करोगे ना, ये फिर नहीं भूल जाती। बस में सारे में खुद ईजिएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, बट ये थोड़ा है ना, यहाँ मुझे लगता है सबसे खुश की सब्जेक्ट है, दैट इज जियोग्राफी, सबसे खुश की सब्जेक्ट है। बट अगर इसको समझा, एक बार सही से समझोगे ना, इसको बड़ा मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि चिंतित गोटे याद पे वहाँ था भाई, इसको इतना रट्टा गोटा नहीं है, ये अप्लाइड सब्जेक्ट है, इसमें मजा आता है। हाँ, यहाँ थोड़ा जियोमॉर्फोलॉजी में थोड़ी मेहनत करो, इंडिया में आपको बड़ा मजा आएगा, आप यू विल एंजॉय दैट वेरी टॉपिक्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमारा 70% इंडिया ही होता है। जियोमॉर्फोलॉजी में भी कुछ टॉपिक मैं इसीलिए अलग अलग करता हूँ इन टॉपिक्स को, अदरवाइज फ्लोस मत पकाएं ये टॉपिक, मैं कोशिश करता हूँ इनको कट करूँ, अलग अलग करूँ, ताकि ये चीज़ें थोड़ी समझ आ जाए, ठीक है। जैसा कि हमने अर्थक्वेक को, अदरवाइज मुझे लिंकिंग में इसको पढ़ाना था, वहीं पे मैं वहीं पे समझाता था, इंडायरेक्ट सोर्स में लेता था अर्थक्वेक को। हाँ, थोड़ा इसको समझो अच्छे से। पॉलिटी कैसे गोटे यार, वो इतना इशू नहीं है, क्या मस्त लक्ष्मीकांत पर वर्क गो यार, आर्टिकल्स, हाँ आर्टिकल्स है, बट आर्टिकल और भी उस पर है ना, वो क्या शर्मा आती है एक बुक, उस पर आर्टिकल, बी आर शर्मा की बुक आती है, और इस नहीं बी आर शर्मा की बुक आती है, वो लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है, लेकिन आर्टिकल स्पेशली लिखे हुआ बी आर शर्मा ने, ठीक है। या कोई सा भी क्रॉनिकल, कोई मैगजीन होता है, क्रॉनिकल वाले भी अच्छा लिखते हैं, कोई सा भी मैगजीन होगा ना, वहाँ से वो चीज़ें कवर हो जाती है, वो आर्टिकल स्पेशली, जैसे आर्टिकल 12 से लेके 35 आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, वही कहते हैं ना शायद, 12 से लेके आर्टिकल 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ना, या सुप्रीमेसी ऑफ फॉर्स। नहीं पढ़ा है, अभी क्या पढ़ रहे हो पॉलिटी में? अच्छा, सिटीजनशिप, रिनॉन्सिएशन और डेप्रिवेशन में क्या फर्क है? रिनॉन्सिएशन इंसान खुद ही छोड़ता है अपनी सिटीजनशिप, है टर्म सिटीजनशिप में रिनॉन्सिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिवेशन। हमने सिटीजनशिप एक्ट ये जो नया किया ना, इसमें 6 कम्युनिटीज को हमने किया है ना, एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स। और क्या पढ़ते हो गया ये
सी साइड में क्या पढ़ते हो आज? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छे से मेहनत करना क्योंकि ये बहुत नुकसान करता है।